औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक है, मालिक है, वहदहू ला शरीक है और सारी कायनात का अकेला मालिक है, मेरी और आपकी नीयतों से खूब आगाह है, वहदहू ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामुतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। वादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर जिन्होंने हमें हमारे अच्छे दीन का तोहफ़ा दिया। अल्लाह ताला हमें सुन्नत नबी पे अमल करने की हिम्मत तौफीक दे और आप पे हज़ारों दरूद शरीफ भेजने की हिम्मत तौफीक दे। किसी ने क्या खूब कहा, किसी शायर ने, बालगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज यूजुअल बिफोर आई स्टार्ट विद माई लेक्चर मैं आपको एक मैसेज ऑफ गुडनेस आपसे शेयर करता होता हूँ। आज का जो मैसेज है वो है, अ गुड टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इट सेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। जो अच्छा टीचर, हम टीचर को सिर्फ कन्वेंशनल टीचर ले रहे हैं। मैं टीचर को ज़िंदगी में कायनात ने जिसने भी मुझे इवन बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाया, जिसने मुझे दाएं हाथ से खाना खिलाना सिखाया, जिसने मुझे ये सिखाया मैं लोगों से मुस्कुरा के बात करूं, जिसने मुझे ये सिखाया कि सीधे रास्ते पे कैसे चलना है, जिसने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए क्या टिप्स हैं, तो सारे के सारे जिनसे आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, दे बिकम योर टीचर्स। और अच्छा टीचर जो होता है या अच्छा इंसान जो होता है वो एक अच्छा ईमानतदार भी होता है, अमानत में ख़यानत नहीं करता। जब आपके पास किसी का कोई फ़र्ज़ के आपसे कोई मशवरा मांगता है तो मेरे ख्याल में उसको अच्छा मशवरा देना आपके पास अमानत है, और डेफिनेटली आप उसको साफ़ नीयत के साथ, प्रिंसिपल सेंटर्ड के साथ वही मशवरा दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमानों में से सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? आपने कहा, जिसका अखलाक अच्छा हो। फिर पूछा कि एक मोमिन इंसान मोमिन कैसे बन सकता है? आपने कहा, जो मोमिन उस वक्त होता है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए पसंद करे। मीनिंग देयर बाय होली, मैं अहादीस का मफहूम आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए पसंद करें। आप बेशक किसी को गाइड करके बता सकते हैं कि ये मशवरा वो है जो इस पर मैंने खुद अमल करना था अगर मैं आपकी जगह होता। एनी हो, स्टिल यू कैन रिव्यू इट, यू कैन ब्रेनस्टॉर्म इट। आप दोबारा इस पर गौर कर सकते हैं, आप इस पर सोच सकते हैं, मदद किसी और से भी ले सकते हैं, लेकिन खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए साफ नीयत के साथ दें। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोगों से मुस्कुरा के बात करें। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो इस्लामी तरीके से, बेहतर तरीके से एज ए कर्टियस एक प्रोडक्टिव इंसान होते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोगों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट हो, लोगों के लिए सोर्स ऑफ इरिटेशन और टेंशन ना हो। दूसरी चीज़ एक और मैंने आपके लिए शेयर की हुई लिखी है, नेवर लुक डाउन ऑन एनीबॉडी अनलेस यू आर हेल्पिंग हिम अप। कभी भी जिंदगी में किसी की तरफ नीचा ना देखें जब तक कि आप उसको अगर उसकी मदद नहीं कर रहे। इट मीन्स कि कभी भी आप उसको अगर किसी की मदद नहीं कर सके, यू डोंट हैव एनी राइट टू रिडिक्यूल हिम, टू एम्बैरेस हिम। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाहों पे, आपकी चीज़ों पे, आपकी बैड थिंग्स पे पर्दा डाला जाए तो आप लोगों की बातों पे पर्दा डालें। अगर आप पीछे रह जाने वालों को अपना हाथ दे के हेल्पिंग हैंड के साथ आगे को गाइड करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मंजिल के लिए आपको भी मंजिल में आसानियां देंगे और आपके लिए भी, आपको भी अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई गाइड करने वाले भेज देंगे। सो लेट्स डिसाइड कि विल हेल्प द पीपल विदाउट एनी मोटिव्स। उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे, उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए, एंड जस्ट टू ह्यूमन फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी विल हेल्प ईच अदर। With this, gentlemen, today I touch upon my productive and quality management lecture 18. आज हम माशाल्लाह lecture 18 शुरू करेंगे, and as usual, before I move forward towards the lecture 18, I would like to share you the salients of the summary of the previous lectures, so that we recapitulate everything and we are on the same page. Last time हमने introduction to quality management पढ़ी थी चीज़ें TQM, और इसके कुछ मेन जिस्ट हैं वो जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ थी एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, कि क्वालिटी कहाँ से शुरू हुई, इसका कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, स्टेप वाइज हो इट TQM। आज जो हम TQM की बात कर रहे हैं, TQM पैराडाइम में ऑपरेट कर रहे हैं, हो इट स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। बेसिकली इट्स इवॉल्व फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मैस इंस्पेक्शन। मैस इंस्पेक्शन के बाद क्वालिटी कंट्रोल और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की तरफ ये आ गया। फिर ये क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आ गया, कॉन्सेप्ट के क्वालिटी एश्योरेंस क्या है।
फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आ गया कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और फिर कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल की बात होना शुरू हो गई कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है। और उस कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल को जब रीहैश किया गया, उसको मजीद उसके प्रोसेस स्टैंडर्ड्स और चीज़ें डिफाइन की, देन इट केम द कॉन्सेप्ट और द पैराडाइम ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो गई, एंटायर इंटरप्राइज शामिल हो गई, एंटायर इंडस्ट्री शामिल हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सैनिटरी वर्कर टू द हाईएस्ट पोस्ट दैट इज सीईओ और एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट के मतलब बात हुई कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू क्वालिटी। क्वालिटी मैनेजमेंट के आगे 3 एरियाज बताए गए, जिसमें क्वालिटी प्लानिंग है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस है, फिर क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी प्लानिंग में जो है ये बेसिकली क्राइटेरिया ड्रिवन होता है कि प्लान कैसे करनी है, क्राइटेरिया इसका क्या है, इसको कैसे लेके चलना है, क्या इसकी सूरत हाल है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस दूसरा पिलर है उसका क्वालिटी मैनेजमेंट का। इसमें प्रिवेंशन ड्रिवन है, प्रिवेंशन की चीज़ों को देखा जाता है कि हाउ टू प्रिवेंट दी थिंग्स और हाउ टू सी दी थिंग्स टुवर्ड्स फर्दर साइड। लास्ट इज दी क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज बेसिकली इंस्पेक्शन ड्रिवन एरिया, कि इंस्पेक्शन को फोकस किया जाता है कि जी क्वालिटी कंट्रोल कैसे इंश्योर की जाए कि पहले से ही इस तरह इंश्योर की जाए क्वालिटी कि उसमें ज़ीरो डिफेक्ट हो और प्रोसेसेस इतने प्रो क्वालिटी हों, प्रो। और क्वालिटी का TQM का जो टोटल कॉन्सेप्ट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड टू दी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर क्या चाहता है उसी तरह चीज़ों को रीडिज़ाइन किया जाए, कस्टमर की नीड्स क्या हैं, कस्टमर किस तरह उनको एड्रेस करना चाहता है, एंड ऑल दैट। Now, gentlemen, quality management paradigms. To shift the total quality management may be revolutionary for many managers because the tenets at the new paradigms are so radically different from past managerial practices. पहली बात तो ये है कि हम जब TQM पैराडाइम की बात करते हैं तो इट्स अ इशू ऑफ चेंज मैनेजमेंट आल्सो। कई लोगों के पास आज भी ये मिथ पाई जाती है प्रोबेबली कि शायद क्वालिटी पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा फिनांस या एक्स्ट्रा इनपुट्स ज़ाया हो रहे हैं। नो, इट्स अ कंप्लीट पैराडाइम विद द सेम प्राइस, बट आप रिड्यूस कर देते हैं उसमें एरर्स, वेस्टेजेस, स्क्रैप्स एंड ऑल दैट, और उसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल कर देते हैं अपने इसको कस्टमर नीड बेस्ड हो जाती है। ये हमने बात की थी कि ये कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम द कन्वेंशनल मेथड टुवर्ड द वाइब्रेंट न्यू मेथड्स। उसके बाद हमने बात की इट विल रिक्वायर बोथ अ थॉट रेवोल्यूशन एंड अ बिहेवियरल रेवोल्यूशन। जब आप पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो ये थॉट रेवोल्यूशन भी है, पूरे थॉट प्रोसेस को टच करता है और रेवोल्यूशन लाता है आपके थिंकिंग प्रोसेस में कि किस तरह इसको रिव्यू किया जाए, किस तरह इसको देखा जाए, सो दैट के थिंग्स गो इन द राइट मैनर। पूरा थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग स्टाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो इट कि आवर वर्ड्स आर द स्लेव ऑफ आवर थॉट्स। जैसे योर वर्ड्स लीड टू योर थॉट्स, योर थॉट लीड्स टू योर एक्शन एंड योर एक्शन लीड्स टू योर डेस्टिनी। तो बेसिकली वर्ड से ही बात सारी शुरू होती है और थॉट से ही सारी बात शुरू होती है, जो आपको एक राइट पैराडाइम की तरफ लेके जाती है। फिर इट अप्रोचेस टू क्वालिटी हैव इवॉल्व्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ ग्रेजुअल रिफाइनमेंट्स ओवर द लास्ट सेंचुरी। जैसे हमने बात की पिछली स्लाइड में, मैंने एवोल्यूशन ऑफ TQM जैसे शेयर किया कि डिफरेंट इंस्पेक्शन रजीम से गुजरता हुआ, जिस डिफरेंट फिल्ट्रेशन रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजरता हुआ ये प्रोसेस इवॉल्व हुआ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स के इंस्पेक्शन से शुरू होके इंस्पेक्शन रजीम से एंड पे जाके TQM पे एंड हुआ। तो ये पैराडाइम जो है इट इज गोइंग मोर एंड मोर। The shift seems dramatic and revolutionary to many managers because they have not kept up with the evolving approaches over the years. कई जो मैनेजर्स हैं हमारे, दे आर ऑर्थोडॉक्स थॉट्स, वो फिक्स हैं पुराने इश्यूज पे, पुराने प्रोसीजर्स पे। तो नई अप्रोचेस को चूंकि उनके नज़र से नहीं गुजरी, थोड़ा चेंज मैनेजमेंट का इशू है। मैं दोबारा कहता हूँ कि चेंज हैज़ टू बी ब्रॉट, ये मैनेजर्स का काम है। तो चूंकि चेंज मैनेजमेंट के इशू से वो इतने एक्वेंटेंसेस नहीं है उनकी, तो वो पीपल रेजिस्ट टू डू इट आल्सो। However, they have not defined their managerial roles in terms the latest advancement they feel skeptical about its success. वही पुराने ऑर्थोडॉक्स मैनेजरियल रोल पे लोग खुश हैं। नए जो पैराडाइम मैंने बताया आपको कि सैनिटरी वर्कर से लेके CEO का एक पैराडाइम है टू हैव क्वालिटी इन ईच एंड एवरीथिंग, उस पैराडाइम को वो पूरी तरह कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सके, कन्विंस नहीं हुए। चेंज मैनेजमेंट इशू अगेन, अगर कन्विंस नहीं हुए तो डेफिनेटली they put the resistance to it, or definitely then they don't themselves act on this.
डोंट ये लैरी हर्ट की बड़ी अच्छी सेइंग है, मैं आपसे शेयर करता हूँ इस स्लाइड पे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर विजन टू चेंज द वर्ल्ड। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपनी विजन को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने आप को टारगेट ना करें। वेदर दैट वर्ल्ड इज योर ऑफिस, your community and industry or global movement, you need to have a core belief that what you contribute can fundamentally change the paradigm or way of thinking about the problems। यानी बेसिकली लैरी वुड शेयर करते हैं कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। और आगे उन्होंने वर्ल्ड को डिफाइन भी कर दिया कि वर्ल्ड चाहे आपका ऑफिस है, घर है, या आपके चंद एक दोस्तों का हल्का अहबाब है, इट्स योर वर्ल्ड। तो यू हैव ऑल कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स टू चेंज द वर्ल्ड। तो मैंने एक लेक्चर में एक और बात की थी जो आपको अच्छी लगेगी, दैट वाज के अल्लाह ताला की निशुक्री करने में सबसे बड़ी निशुक्री का काम जो मैंने शेयर किया था वो ये है कि हम अपने अंदर छुपी सलाहियतों या अपने पूरे पोटेंशियल को पूरी तरह यूज नहीं करते। जो बंदा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करके अपने पोटेंशियल को पूरी तरह नहीं समझता, तो इससे बड़ी निशुक्री और कोई नहीं हो सकती। सो दिस स्टेटमेंट समवट पर्टेन्स टू दैट कि वो अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं लोग। वो कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू कैन ऑलवेज चेंज द वर्ल्ड विद योर पैराडाइम एंड थॉट। अभी हम बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, वर्ड पैराडाइम। जैसे मैंने भी शुरू में बात बार बार यूज कर रहा हूँ जी, TQM पैराडाइम आ गया जी, कन्वेंशनल पैराडाइम था जी, ऑर्थोडॉक्स पैराडाइम था। तो पैराडाइम है क्या? वी वुड लाइक टू शेयर कि व्हाट इज पैराडाइम इटसेल्फ। Thomas Kuhn was the one of who firstly defined the scientific paradigm concept in 1962 in his book The Structure of Scientific Revolutions। ये जो आप scientific revolutions का structure perceive करते हैं वो उसका नाम paradigm है। This word was said in 1962। Then he built the concept of paradigm around the idea that the science there were developed different points of view about how everything worked। यानी basically उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हर काम करने को कि देयर आर डिफरेंट रूट टू रीच टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, बट एवरी रूट इज गुड बट इट गोज फ्रॉम द डिफरेंट रूट। सो साइंटिफिकली कोई भी काम करने के लिए डिफरेंट रूट्स होते हैं और डिफरेंट तरीके होते हैं। फॉर डिस्कसिंग द पैराडाइम वाज डिफाइंड एज ए फ्रेमवर्क ऑफ ए साइंटिफिक डिसिप्लिन व्हिच इंक्लूड्स लॉ, थ्योरी, एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आई रिपीट फॉर यू, पैराडाइम वाज अ फ्रेमवर्क ऑफ ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे देखा गया, विच इंक्लूड्स जिसमें शामिल था लॉ, कानून, थ्योरी जो होती है, एप्लीकेशन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन, एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन टुगेदर, एंड हु प्रोवाइड मॉडल्स फॉर विच स्प्रिंग पर्टिकुलर कोहेरेंट ट्रेडिशंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ये सारी साइंटिफिक रिसर्च को कोहेरेंट करने के लिए ये सारी चीजें यूज करता है। देयरफॉर a paradigm is a set of practices that defines a scientific discipline at a certain point in time। Very simple one liner कि paradigm is a set of practices, ये practice या activities का एक set है that defines a scientific discipline, जो scientific discipline को define करता है at a certain point in time, एक particular time के ऊपर उसको पूरी तरह clearly define करता है। What is paradigm? A paradigm is a new way of looking or thinking about something। ये भी एक नई है, इनोवेटिव आइडिया, वाइब्रेंसी है इसमें, किसी चीज को नया या फर्स्ट टाइम देखने के लिए भी यूज होता है। दिस वर्ड कम्स अप ए लॉट इन द एकेडमिक, साइंटिफिक एंड बिजनेस वर्ड्स। ये बहुत ज्यादा यूज होता है डिफरेंट लोकेशनों पे। अ न्यू पैराडाइम इन बिजनेस कुड मीन अ न्यू वे ऑफ रीचिंग कस्टमर्स एंड मेकिंग मनी। न्यू पैराडाइम इन बिजनेस का मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली तो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना होती है। सेम वे इट्स अ न्यू वे टू जॉइन हैंड विद द कस्टमर एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अपनी जितनी आपकी सेल होगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और उसके मुताबिक चीजें आएंगी। प्री इंडस्ट्रियल पैराडाइम ऑफ कैवर्ट एम्प्टर अकॉर्डिंग टू 7th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट नेक्सल बार्बर। यानी ये इन्होंने इंडस्ट्रियल इरा से पहले की बात की है कि उस पैराडाइम को कैसे लोग देखते थे। द क्वालिटीज ऑफ गुड्स आर नोन बाय द कलर्स, साउंड, स्मेल, टेस्ट, मेक और शेप। जो क्वालिटी की प्रोडक्ट थी वो अपनी कलर से, अपनी स्मेल से, आवाज से, टेस्ट से या मेक और शेप से पहचानी जाती थी। द डिफरेंस इन क्वालिटीज ऑफ गुड्स वेरी डिफिकल्टी इज डिस्टिंग्विश दोज ऑर्गन्स दैट आर प्रॉपर जजेस, दोज ऑर्गन्स डू वेरी मच डिसएग्री। सम मैन हैव क्लियर आइज, कई लोग बड़ी क्लियर बात करते हैं, क्लियर कमेंट्स देते हैं। सम मोर हैव डिस्टिंग्विशेबल ईयर्स,
कईयों के ईयर्स बाकियों से डिफरेंट होते हैं, एंड अदर्स हैव नाइसर नोज एंड टेस्ट, एंड every man having good opinion of his own faculties. It is hard to find a judge to determine which is best. Yes, हर बंदे की हर चीज़ वही हमने बहुत अच्छी बनाई है. किसी का नाक, किसी का चेहरा, किसी की आंखें, किसी के कान, किसी के गाल, किसी के दांत, ये डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरर ने बनाई. सो लेकिन अच्छी चीज़ ये है, इट्स हार्ड टू फाइंड अ जज डिटरमिन विच इज़ बेस्ट. हाउ कुड यू कमेंट कि इनमें से बेस्ट कौन सी है. क्वालिटी वाज थॉट ऑफ एज एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेना राइजिंग फ्रॉम द बेसिक सेंसेस. क्वालिटी को स्लेव कर दिया गया था बेसिक सेंसेस के नीचे, और इधर से एक ऐसा फिनोमेना था जो राइज होता था. नो विल कम ओवर टू दी 4 मेजर क्वालिटी इराज. जो क्वालिटी के 4 डिफरेंट इराज गुजरे हैं या जिनमें क्वालिटी इवॉल्व हुई, उनके मुतल्लिक़ हम बातचीत करेंगे. दी 4 मेजर क्वालिटी इराज एज शोन ऑन दी स्लाइड. इसमें अगर आप गौर से देखें तो पहले आइडेंटिफाइंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेट ऑफ इंसेप्शन. जब ये अमर्ज हुआ इंसेप्शन की डेट पे तो उसका क्या था. 1800s में क्या इंस्पेक्शंस थी, पहला इरा है. दूसरा इरा है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इरा जो 1930 से शुरू हुआ. तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस इरा जो 1950 से शुरू हुआ. और चौथा है स्ट्रेटेजिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक TQM जो 1980 से शुरू हुआ. अच्छा, जो फर्स्ट कॉलम है अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें प्राइमरी कंसर्न इसमें डिफाइन किए गए हैं किस इरा में कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे ज्यादा फोकस था. तो सबसे पहले तीन ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए गए हैं पहले कॉलम में. वन इज दी प्राइमरी कंसर्न, देन द व्यू ऑफ क्वालिटी, देन द एम्फसिस किस पे था. राइट, फर्स्टली वी कम ऑन दी प्राइमरी कंसर्न कि यानी किस इरा में प्राइमरी कंसर्न क्या था. जो सबसे पुराना इरा था इंस्पेक्शन का 1800 का, उसमें डिटेक्शन पे प्राइमरी कंसर्न था कि प्रॉब्लम ढूंढें जी. उसके बाद स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो इरा था उसमें कंट्रोल पे था, क्वालिटी कंट्रोल पे थी बातचीत. क्वालिटी एश्योरेंस वाले इरा में कोऑर्डिनेशन पे जोर था, स्ट्रेटेजिक कंसर्न था. और TQM जो है इसमें वाइब्रेंसी देखें और इस कंसेप्ट की स्ट्रेंथ देखें कि इनका टोटल जो जोर था इस बात पे था कि स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या हो, हमारी प्रोडक्ट का ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या हो कस्टमर पे. उसके बाद दूसरा है व्यू ऑफ क्वालिटी. शुरू में था कि क्वालिटी के लोग कहते थे शुरू में इसको अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो ये क्वालिटी व्यू था. देन ए केम अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, वही रही बात 1930s तक. लेकिन 1950s में ये चेंज हो गया, उसमें आ गया अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बट वन दैट इज अटैक्ड प्रोएक्टिवली, यानी सॉल्व भी करें और उसको प्रोएक्टिवली भी अटैक करें नेक्स्ट टाइम. और TQM की इरा में आ गया अ कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी, यानी प्रॉब्लम आई है तो एक कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी उससे गेन करें आप. फिर उसके बाद एम्फसिस कहाँ कहाँ रहा चारों इराज में. शुरू में प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी पे एम्फसिस था, फिर प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी विद द रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन रिड्यूस हो जाएं और प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी रहे. उसके बाद द एंटायर प्रोडक्शन चेन फ्रॉम डिजाइन टू मार्केट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप स्पेशली डिजाइनर्स टू प्रिवेंट क्वालिटी फेलियर्स को रोका गया. और देन TQM की इरा में आ गया दी मार्केट एंड दी कंज्यूमर नीड्स को देखा जाए और उसी के बेस पे बात की जाए. अगला जो पैरामीटर आया मेथड्स है. इसी तरह डिफरेंट दौरों में डिफरेंट मेथड. फॉर एग्जांपल TQM की इरा में मेथड यूज हुआ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गोल सेटिंग एंड मोबिलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो शुरू में मैंने बात की राइट फ्रॉम सैनिटरी वर्कर टू अ CEO एवरीबॉडी इज पोस्ट वर्क. उसके बाद रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स का क्या रहा डिफरेंट इरा में. अभी आज के TQM की इरा में गोल सेटिंग है, एजुकेशन है, कंसल्टेटिव वर्क है और बाकियों को लोगों को इनकरेज करना, ये सारे रोल हैं इसमें. उसके बाद हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, इसके मतलब बात की गई है. फिर ओरिएंटेशन एंड अप्रोच, उसकी ओरिएंटेशन और अप्रोच क्या होगी. हमने सारे इराज पे डिफरेंट इराज में किसका एम्फेसिस था, क्वालिटी किस तरफ थी, क्या चीज़ें चाहिए, उसमें किन एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है उस पर बात की. अभी नो विल डिस्कस ऑल एवरी इरा वन बाय वन टू हाउ टू सी हाउ दी quality or TQM evolution took place. First of all is on the list is the inspection era, that is 1800s की इरा था जो अगर पिछली साइड पे हम देखें उसमें शुरू में लिखा हुआ है. Now inspection era,
इंस्पेक्शन ईरा में कस्टमर क्राफ्ट और द इंस्पेक्शन ईरा, कस्टमर क्राफ्ट का नाम भी इस ईरा को दिया जाता है। इसमें अंटिल द 19th सेंचुरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मैन्युफैक्चर गुड्स इन स्मॉल वॉल्यूम, कि इनिशियली छोटे वॉल्यूम में थोड़े छोटे लेवल पे चीज़ें बनती थी 19th सेंचुरी तक। दे हैंडीक्राफ्ट एंड फिट टुगेदर पार्ट्स फॉर्म ए यूनिक प्रोडक्ट दैट वाज ओनली इनफॉर्मली इंस्पेक्टेड। एक प्रोडक्ट को बना देते थे जो कि इनफॉर्मली इंस्पेक्ट होती थी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट अबाउट द प्रोडक्शन इन अ लार्ज वॉल्यूम। शुरू में थोड़ी प्रोडक्शन चल जाती थी, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ी, कंट्रीज बढ़े, ग्रोथ बढ़ा, तो इसकी मासिव वॉल्यूम जरूरत पड़ने लगी प्रोडक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड टेंड टू फॉलो द क्राफ्ट्समैनशिप मॉडल टिल द फैक्ट्री सिस्टम with its emphasis on product inspection started in Great Britain in mid 1950s and grew into the industrial revolution in the early 1800. बेसिकली उसी को ट्रांसलेट किया गया कि उसको एक पॉजिटिविटी के साथ देखा जाने लगा कि हाउ वी कुड इम्प्रूव एंड नया मॉडल कैसे इफेक्टिवली इसको एड्रेस कर सकते हैं। द फैक्ट्री सिस्टम, अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, began to divide the craftsman's trades into specialized tasks। जब यूरोप में स्पेशली फैक्ट्री सिस्टम इंड्यूस हुआ तो क्राफ्टमैनशिप के डिफरेंट टास्कों की डिफरेंट उनकी सब स्लॉट्स भी बनना शुरू हो गई एज पर देयर एक्सपर्टीज। दिस फोर्स्ड क्राफ्टमैन टू बिकम फैक्ट्री वर्कर्स एंड फोर्स शॉप ओनर्स टू बिकम प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स एंड मार्क्ड इनिशियल डिक्लाइन इन एम्प्लॉयज सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी इन द वर्क प्लेस। इनिशियली जब ये स्लॉट्स बनी तो इसके इफेक्ट्स बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी उनके बने, और फिर क्यों ऑटोनॉमी इशू भी आया कि उनका वर्कमैनशिप की ऑटोनॉमी क्या होगी बीच में। क्वालिटी इन द फैक्ट्री सिस्टम वाज इंश्योर्ड थ्रू द स्किल ऑफ लेबर सप्लीमेंटेड बाय ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस। यानी बेसिकली ये इंश्योर करते थे कि उनमें स्किल ऑफ लेबर पे जोर देते थे। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर आइदर रीवर्क्ड और स्क्रैप, उनको या तो स्क्रैप में डाला जाता था या रीवर्क कर लिया जाता था जो हमारी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होती थी जिनमें कोई ना कोई फॉल्ट निकल आती थी। In the 18s, the increased specialization division of the labor and mass production required more formal inspection। जब ये डिफरेंट स्लॉट्स बन गई और थोड़ी सी क्राफ्ट्समैन भी आप डिफरेंट ट्रेड्स में शिफ्ट हो गए तो ज्यादा फॉर्मल इंस्पेक्शन की जरूरत बन गई। पार्ट्स हैड टू बी इंटरचेंजेबल, पार्ट्स ऐसे होने चाहिए जो इंटरचेंजेबल हों। इंस्पेक्टर्स एग्जामिन प्रोडक्ट्स एंड डिटेक्ट फ्लॉज एंड सेपरेट द गुड फ्रॉम द बैड। उन्होंने कोशिश की कि इसको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट किया जाए। दे यूज गेजेस टू कैच डेविएंस, जो उसकी वेरिएशन थी उससे गेजेस को इस्तेमाल किया, एंड मेक श्योर पार्ट्स फिट टुगेदर एट अ फाइनल असेंबली, और उन्होंने इंश्योर किया कि फाइनल असेंबली में ये सारे पार्ट्स इकट्ठे हों और इकट्ठे मिल जाएं। द गेजिंग सिस्टम मेड इंस्पेक्शंस मोर कंसिस्टेंट दैन दोज कंडक्ट सोली बाय आई एंड गेव इंस्पेक्शन अ न्यू रिस्पेक्टेबिलिटी। इंस्पेक्शंस को ज्यादा वैल्यू मिलना शुरू हो गई जब उसके नए इक्विपमेंट आना शुरू हो गए, गेजेस वगैरह जो है। Now we will be discussing formalizing the inspection functions। कि inspection functions तो जो थे इनको कैसे formalize किया गया। By the early 1900s, यानी इस सेंचुरी के शुरू में, 19th सेंचुरी के शुरू में, the gauging had become more refined and inspection was even more important। यानी लोगों ने रियलाइज कर लिया कि गेजिंग जरूरी है और इंस्पेक्शन भी एक वन ऑफ द फैक्टर बन गया। इट वाज प्रोमिनेंट इन हेनरी फोर्ड्स मूविंग असेंबली लाइन एंड फैटिक बाय टेलर सिस्टम ऑफ शॉप फ्लोर मैनेजमेंट। हेनरी फोर्ड वालों की फोर्ड जो इंडस्ट्री है उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया था, और टेलर ने अपने जो फ्लोर मैनेजमेंट की असेंबली लाइन फॉर्मुलेट की थी, एक लेक्चर में मैंने कवर किया था पीछे, वो भी उस पर भी उन्होंने फॉर्मुलाइज कर दिया। इन 1922 रेडफोर्ड फॉर्मली लिंक द इंस्पेक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल, कि उन्होंने फॉर्म लिया अपने इंडस्ट्रियल लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे, फोर्ड वालों ने इसको क्वालिटी कंट्रोल के साथ लिंक कर दिया इंस्पेक्शनों को। And for the first time, quality was regarded as an independent function and a distinct management responsibility। जब उन्होंने एक क्वालिटी को एक फॉर्मल डिपार्टमेंट बनाया, एक लिंक कर दिया प्रोडक्ट को अप्रूवल के साथ, हो और सीओ लेवल पे और एंटरप्राइज लेवल पे इसकी रिकग्निशन होगी क्वालिटी की एज डिफरेंट डिपार्टमेंट। रेडफोर्ड डिफाइंड द क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कन्फर्मेंस्ड। बेसिकली क्वालिटी को जो फोर्ड वालों ने क्वालिटी कंसेप्ट लिया उस वक्त वो ये था, कन्फर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स। बेसिकली इट वाज द एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स एंड एम्फसाइज्ड इंस्पेक्शन, कि जो आपने पहले अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड किए हैं उनके स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्म करें अपनी प्रोडक्ट को, तो दैट वाज डिफाइंड एज क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन एट दैट टाइम। ही आल्सो सजेस्टेड सम लास्टिंग क्वालिटी प्रिंसिपल्स
such as getting designers involved early, closely coordination of various departments and achieving the quality improvement results of increased output and lower cost. एक चीज़ उन्होंने साथ और रियलाइज की, एक तो कन्फर्मेंस टू दी स्टैंडर्ड पे उन्होंने रियलाइज किया, और दूसरा साथ उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को साथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया, और डिज़ाइनर को शुरू से अर्ली स्टेज से बीच में इन लूप रखा, सो दैट कि जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस हैं उनमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन गैप ना हो. Late in 19th century, the United States broke further from European tradition and adopted a new management approach. US ने 19th century के लास्ट पे एक नई अप्रोच डेवलप करना शुरू कर दी. It was developed by the Mr. Taylor was जो कि एक Frederick Taylor थे. Its goal was to increase the productivity without increasing the number of skilled craftsmen. टेलर का कंसेप्ट ये था कि स्किल्ड वर्कर्स के सेम स्किल्ड वर्कर के साथ मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं. कैसे बढ़ाऊं, दैट इज अ क्वेश्चन. How he achieved, ये आगे आ रहा है. He achieved this productivity enhancement by assigning factory planning to specialized engineers. उन्होंने फैक्ट्री प्लानिंग जो है इंजीनियर्स पे छोड़ी, जो टेक्नोक्रेट्स थे, जो स्पेशलाइज्ड थे इस काम में, एंड यूजिंग क्राफ्टमैन एंड सुपरवाइजर्स हु हैड बीन डिस्प्लेस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एज इंस्पेक्टर्स एंड मैनेजर्स हु एग्जीक्यूटेड द इंजीनियर्स प्लान्स. इन लोगों को उन्होंने पूल बनाया, प्रॉपर एक इकट्ठी स्पिरिट बनाई, उनको गोल सेटिंग दी, बेंचमार्क दिए, सो दैट थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड in a better way. Taylor's approach was led to remarkable rises in productivity. उसके इस अप्रोच से एक प्रोडक्टिविटी में अच्छा राइज आया, बट इट हैड सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स. जो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे वो भी साथ इमर्ज हुए. वर्कर्स वर वंस अगेन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर developing powers and the new emphasis on productivity had a negative effect on quality. एक तो वर्कर जो हैं दोबारा वो इनिशियली थोड़ा सा उनमें मोरल डाउन होना शुरू हो गया कि जी हम दोबारा अपने पिछले रोल से चेंज मैनेजमेंट इशू आ गया, और दूसरा प्रोडक्टिविटी तो आ गई, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन वो क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइज होना शुरू हो गई, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन दिस. टू रेमेडी द क्वालिटी डिक्लाइन, फैक्ट्री मैनेजर्स क्रिएटेड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स टू कीप डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम रीचिंग द कस्टमर्स. तो क्वालिटी का इशू तो उन्होंने एड्रेस कर लिया कि क्वालिटी डिपार्टमेंट और या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट डिफरेंट रेज कर दिया गया, जो इंस्पेक्ट करना शुरू हो गया उसको. इफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिड रीच द कस्टमर, इट वाज मोर कॉमन फॉर अपर मैनेजर्स टू आस्क द इंस्पेक्टर व्हाई डिड ही लेट दिस गो आउट. तो इस तरह ये हुआ कि अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट फिर भी निकल जाती थी तो मैनेजर्स को एक लॉजिक मिल गया उस डिपार्टमेंट के थ्रू कि जी आपने कैसे वो जाने दी. देन टू आस्क द प्रोडक्शन मैनेजर्स व्हाई डिड वी मेक दिस वे टू बिगिन विद. प्रोडक्शन मैनेजर्स भी अनस्टेबल हो गए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की वजह से. थ्रू द 1920s, however, quality control was most often limited to inspection and focused on activities such as 1920s में क्वालिटी का मेजर रोल जो रहा वो था काउंटिंग, कि काउंट किया जाए कितने आइटम्स हैं, ग्रेडिंग उसकी ग्रेड कर दी जाए, और रीवर्क वगैरह जो बनता है उसको देखा जाए कि रीवर्क किस लेवल का है, स्पेक्स के साथ है कि नहीं, विच इज अथेटिकल टोटल क्वालिटी. Management emphasis on prevention to avoid defects. Management also realized कि defects prevention होनी चाहिए और defects को रोकने पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए. Inspection departments and quality professionals were not required to troubleshoot, to understand and to address the causes for quality until 1930s with the creation of statistical control. Initially scientific approach नहीं थी, तो 1930 में statistical approach develop की गई कि उसको कैसे दूर किया जाए, रिक्वायरमेंट्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, और कन्फर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स को कैसे लाया जाए प्रैक्टिकली. इन द अर्ली 20th century, मैन्युफैक्चरर्स बिगेन टू इंक्लूड क्वालिटी प्रोसेस इन क्वालिटी प्रैक्टिसेस. 20th century के शुरू में ही क्वालिटी प्रोसेस की तरफ लोग कॉन्शियस थे, अवेयरनेस लेवल उस लेवल पे आ चुका था वे कि इट शुड बी पेड प्रॉपर अटेंशन. आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इंटर इन वर्ल्ड वॉर 2, 40s में वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी 44 के करीब, क्वालिटी बिकेम अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ वॉर एफर्ट. तो वॉर एफर्ट में भी क्वालिटी पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा. बुलेट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन प्लेस ऑफ फॉर एग्जांपल हैड टू वर्क कंसिस्टेंटली राइफल्स मेड इन अनदर. कि बुलेट्स किसी और जगह बनी थी, राइफल्स कहीं और थी, और दोनों के क्वालिटी टेस्ट लिए जाते थे. द आर्म्ड फोर्सेज इनिशियली इंस्पेक्टेड वर्चुअली एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट देन टू सिंप्लीफाई द एंड स्पीड ऑफ द प्रोसेस विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी. यानी वो चाहते थे कि जल्दी इंस्पेक्शनें हों और सेफ्टी कंप्रोमाइज भी ना हो. स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल इरा. जेंटलमैन, दिस इरा केम आफ्टर द इंस्पेक्शन इरा, और ये अपनी क्वालिटी एवोल्यूशन प्रोसेस में नंबर 2 पे है.
टोटल इसको कहा जाता है द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इरा। इसकी डिटेल जो अभी हम शेयर करेंगे। द मिलिट्री बिगेन टू यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉर इंस्पेक्शन एडेड बाय पब्लिकेशन ऑफ मिलिट्री स्पेक्स स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज इन वाटर शावर स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। बेसिकली डिफेंस से एप्लीकेशन शुरू हुई थी स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स की, वो चाहे उनकी पब्लिकेशंस में हो चाहे उनकी इंस्पेक्शन पे हो, इस पे मिलिट्री ने काम करना शुरू किया। In 1931, Walter S. Schwartz gave a quality a scientific footing with the publication of his book Economic Control of Quality of Manufactured Products। जो क्वालिटी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उनका इकोनॉमिक कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका कॉन्सेप्ट 1931 में वाल्टर एच सॉवर्ट ने दिया था। Schwartz was one of groups people at Bell Laboratories investigating problems of quality। ये एक लैब में काम करते थे, बेल लैब में क्वालिटी पे ही काम करते थे। The statistical quality control approach that Schwartz advocated is based on views of quality, क्योंकि क्वालिटी के व्यू पे इन्होंने अपना कंसेप्ट ये डेवलप किया। Statistical quality control requires that numbers delivered from measures of process or products be analyzed according to the theory of variation that links outcomes to users। यानी उनकी जो आउटपुट प्रोडक्ट्स हैं उनको थ्री ऑफ वेरिएशन के तहत देखा जाए कि उसके कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड या रेजर्स क्या हैं, जो उसको उसके साथ चेक किया जाए। Saward offered a pragmatic concept of quality. He said the measure of quality is quantity which may take on different numerical values। यानी उन्होंने बेसिकली क्वालिटी के मेजर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को रख दिया। उन्होंने कहा दी मेजर ऑफ क्वालिटी इज अ क्वांटिटी विच टेक ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि देती है। इन अदर वर्ड्स द मेजर ऑफ क्वालिटी नो मैटर व्हाट द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी मे बी इज अ वेरिएबल। सो एक बात तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि मेजर ऑफ क्वालिटी इज अ वेरिएबल, इट्स नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। Schwartz emphasis on measurement in his definition of quality obviously related his prescription for statistical quality control which requires numbers। नंबरों पे वो डिपेंडेंट था। Schwartz recognized that industrial process yield data, for example a process in which metal is cut into sheet yields certain measurements such as sheet's length, height and weight। यानी ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है इसके डाटा को देखने पे ज्यादा जोर था, इसको एवेलुएट करने पे ज्यादा जोर था उनका। Schwartz determined this data could be analyzed using statistical technique to see whether a process is stable and in control, क्या वो प्रोसेस स्टेबल है, कंट्रोल में है, then or if it is being affected by special causes that should be fixed, या ये स्पेशल causes हैं जिनके थ्रू इसको फिक्स किया जाए। In doing so, Schwartz laid the foundation for control charts and modern day quality tool। मौजूदा दौर के क्वालिटी टूल के तौर पे उन्होंने इसको यूज करना दिया। Schwartz concept are referred to as the statistical quality control, SQC के नाम से जाने जाते हैं उसके कंसेप्ट। They differ from product orientation in that they make quality relevant not only for the finished product but also for the process that created it। यानी दोनों के लिए क्वालिटी मैटर कर दिया, जिन्होंने प्रोसेस क्रिएट किया नंबर 1 और नंबर 2 जो फिनिश प्रोडक्ट्स वाले थे। इन द रूट टूवर्ड्स TQM हम क्वालिटी के तीसरे इरा में अभी दाखिल हो रहे हैं। पहला इंस्पेक्शन था, दूसरा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इरा था। नाउ वी कम्स टू द क्वालिटी एश्योरेंस इरा। क्वालिटी और एश्योरेंस इरा के मतलब बात होगी। Quality assurance era, the concept of quality in the United States evolved from a narrow manufacturing based discipline to one with the implications for the management throughout a firm। इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट ने throughout the firm इस स्कोप को कंट्रोल कर दिया that defect should not rise and the anti defect measures should be taken at each step। Statics and manufacturing control remained important but coordination with other areas such as design, engineering, planning and services activities also became important to quality। SCS जो लास्ट टाइम मैंने बात की स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, वो एज ए टूल यूज होता रहा मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, बट उन्होंने साथ इसका जो स्कोप है डिजाइनिंग तक, इंजीनियरिंग तक, प्लानिंग तक और सर्विस एक्टिविटीज तक भी बढ़ा दिया और उनका कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर दिया। While quality remained focused on defect prevention, क्वालिटी का ज्यादा जोर जो कंसेप्ट है वो डिफेक्ट प्रिवेंशन पे रहा, जैसे मैंने शुरू में बात कर दी। द क्वालिटी एश्योरेंस इरा ब्रॉट अ मोर प्रोएक्टिव अप्रोच एंड सम न्यू टूल्स। जब
आपने डिफेक्ट प्रिवेंशन पे जोर दिया, लेकिन कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए थोड़े क्वालिटी एश्योरेंस में, टेक्निक्स वाइब्रेंसी ज्यादा आ गई थॉट प्रोसेस में, मैनेजमेंट लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे, और कुछ नए टूल्स भी इमर्ज हुए. The quality assurance era significantly expanded in the involvement of all other functions through total quality control and inspired managers to pursue perfection actively. Perfection की तरफ आगे, डिफेक्ट परफेक्शन से डिफेक्ट प्रिवेंशन से ये जो पैराडाइम में शिफ्ट होना शुरू हो गया, परफेक्शन की तरफ हम आए, मजीद बेहतर करें इसको. However, the approach to achieving quality remained largely defensive. यानी ये ऑफेंसिव अप्रोच नहीं हुई, अभी भी डिफेक्ट रिएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव मोड में ये रहे कि जी डिफेक्ट आना नहीं चाहिए. प्रोएक्टिव अभी पैराडाइम में या ऑर्बिट में इंटर नहीं हुए. कंट्रोलिंग क्वालिटी स्टिल मेंट एक्टिंग ऑन द डिफेक्ट्स, यानी एक ही पैराडाइम वही रहा कि डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर लें तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी. दी क्वालिटी इसका एज ए पैराडाइम इसकी ग्रोथ ज्यादा ना हुई इस क्वालिटी एश्योरेंस एरा में. Quality was something that could hurt a company if ignored, rather than a positive characteristic necessary in obtaining competitive advantage. इसको वो ज्यादा competitive advantage की निस्बत उन्होंने इसको फोकस दूसरी तरफ ही रखा. This view started to change in the 1970s and 80s when managers started to recognize the strategic importance of quality. ये पैराडाइम चेंज होना शुरू हो गया 70s और 80s में, प्रोएक्टिव रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ पैराडाइम आना शुरू हो गया. क्वालिटी कंट्रोल एंड कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी, यानी अभी कॉन्सेप्ट जो क्वालिटी कंट्रोल से कस्टमर ड्रिवन की तरफ आना शुरू हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ पैराडाइम हो गया, प्रोएक्टिव अप्रोच इन क्वालिटी आ गई. इस पे बात करेंगे हम. द टोटल क्वालिटी कंट्रोल एंड कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी. द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मार्क द इंक्लूजन ऑफ प्रोसेस इन क्वालिटी प्रैक्टिस. जब प्रोसेस इंक्लूड हो गए तो आप कस्टमर को बीच में ले आए, आपकी क्वालिटी ज्यादा प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव मोड में आ गई डिफेंसिव से. A process is defined as a group of activities that takes an input, adds value to it, and provides the output, such and when chief transforms a pile of ingredients into a meal. यानी बेसिकली ये उसी तरह हो गया जैसे एक शेफ जो है डिफरेंट चीजें इंग्रेडिएंट मील में डालता है, इस सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाना शुरू हो गया. इन 1956 Armament Finks extended this principle by suggesting that high quality products are more likely to be produced through total quality control than when manufacturing workers in isolation. यानी ये कंसेप्ट नया इवॉल्व हुआ 1956 में कि TQM एनवायरनमेंट में हाई क्वालिटी ज्यादा अचीव होती है और प्रोसेसेस को ऐसे एड्रेस किया जाए जैसे एक शेफ फूड टेक्नोलॉजी में डिफरेंट इंग्रेडिएंट डालता है, हर प्रोसेस में क्वालिटी को लाया जाए. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दिस टोटल क्वालिटी व्यू इज दैट, यानी उसका क्या मीनिंग हुआ, टू प्रोवाइड जेन्युइन इफेक्टिवनेस. ये बड़ी जरूरी है, ये स्लाइड जरा गौर कीजिएगा. टू प्रोवाइड जेन्युइन इफेक्टिवनेस कंट्रोल मस्ट स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोएक्टिव रहने के लिए जेन्युइन इफेक्ट डालने के डिजाइन से शुरू हो जाए उस क्वालिटी कॉन्शियस ऑफ डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट एंड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर हु रिमेन्स सेटिस्फाइड. मैंने शुरू में बात की थी, इतनी प्रोएक्टिव और अग्रेसिव होगी क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ माइल होगी और आप कस्टमर को तभी खुश रख सकते हैं, सेटिस्फाई का डिजाइन से लेके एंड प्रोडक्ट तक जब कस्टमर ने यूज किया उस तक जाएं. फॉर एग्जाम्पल ये कुर्सी जिस पे मैं बैठा नजर आ रहा हूँ कि ये कुर्सी कितनी यूजर फ्रेंडली है, डिजाइन में कैसी डिजाइन से शुरू किया जाए कि यूजर किस तरह इस पे इजी फील करता है, क्या एस्थेटिक है, कितनी कंफर्टेबल है, टिल द टाइम यूजर सिट्स ऑन इट एंड यूज इट प्रॉपर्ली. जब इस्तेमाल करता है यूजर उससे लेके उस वक्त तक इसको कस्टमर फ्रेंडली किया जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जाए और इसमें अमेंडमेंट्स की जाए. द फर्स्ट प्रिंसिपल टू रिकॉग्नाइज इज दैट द क्वालिटी इज एवरीबॉडीज जॉब. यस, अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट केम कि क्वालिटी हर एक का काम है, सिर्फ चंद एक क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम नहीं है. The birth of total quality in United States came as a direct response to the quality revolution in Japan following World War II. ये जो यूएस वाले कॉन्शियस हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो जापानीज ने क्वालिटी की TQM का कंसेप्ट लिया था, वही उसकी इम्प्लीकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखी गई. The Japanese welcomed the input of American Joseph M. John and Edward Deming. बेसिकली जापानीज ने ये कंसेप्ट जो अमेरिकन साइंटिस्ट से उन्हीं का अडॉप्ट किया था कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन जापानीज पे भी आई और अमेरिकन पे भी आई. रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन इंस्पेक्शंस फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस थ्रू द पीपल हु यूज देम. सिर्फ इंस्पेक्शन से आउट होके इसका दायरा इख्तियार ऑर्बिट जो है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ा दिया गया कि इट्स एवरीबॉडीज जॉब, इट स्टार्ट फ्रॉम डिजाइन टिल इन द हैंड्स ऑफ यूजर, और इसको एज ए ऑर्गेनाइजेशन व्यू किया जाए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी की क्या इम्प्लीकेशंस है.
राइट जी। फेमेंग्स मैसेज रीइंफोर्स ड्यूरान एम्फसिस ऑन द मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटी। ये मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटी की तरफ फोकस ज्यादा बढ़ गया। टू मेक टोटल क्वालिटी कंट्रोल वर्क मैनी कंपनीज डेवलप्ड मैट्रिसेस आर द रिलेशनशिप चार्ट्स। बहुत सारी कंपनियों ने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ रिलेशनशिप चार्ट मेंटेन कर लिए। दी चार्ट लिस्ट फंक्शंस डिपार्टमेंट्स आर ग्रुप अक्रॉस द टॉप एंड रिक्वायर्ड एक्टिविटीज डाउन द साइड एंड शोज रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप इन ईच सेल। इन्होंने हर सेल में रिस्पांसिबिलिटी शो की कि कौन से डिपार्टमेंट ने किस लेवल पे किस प्रोसेस में क्या रोल है, सो दैट द एंटायर पैराडाइम आर द फंक्शन of a quality is enhanced in a proactive manner. The considerable overlap among functions means the cross-functional teams are needed to ensure required communication and collaborations. जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हुआ तो cross-functional teams का concept भी आ गया. For example, in assessing the manufacturability of design and debugging new manufacturing techniques through pilot runs. Initially pilot projects का कंसेप्ट भी आया कि क्रॉस फंक्शनल टीम मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट करें और उसको क्वालिटी वाइज उस डिजाइन में रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन लाइन जो कि यूजर फ्रेंडली हो। बोथ जुरान एंड फिंगमैन एक्नॉलेज दैट स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल वर स्टिल इंपॉर्टेंट। ये भी साथ रियलाइज किया गया कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मेथड जो डेवलप हुआ है वो एक वन ऑफ द टूल है क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। हाउएवर दे आल्सो फेल्ट टोटल क्वालिटी कंट्रोल वुड रिक्वायर new management skills to deal with the areas such as new product development and vendor selection. साथ ये भी फील किया गया कि पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल वाले उसको भी किया जाए, लेकिन एक नया क्वालिटी ट्रेनिंग या क्वालिटी पैराडाइम आना चाहिए जिसमें नई स्किल्स हों और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वेंडर सिलेक्शन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इश्यूज में या बाकी सारे इश्यूज में इस पर भी ट्रेनिंग की जरूरत है। Managers also would be required to engage in activities such as quality planning and coordinating cross-functional teamwork। जो मैंने बात की cross-functional teamwork के लिए भी managers की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो aptitude होनी चाहिए, required skills होनी चाहिए। Despite the emphasis on teamwork, Femeng's TQC total quality controls concept suggests that more than half of the primary responsibilities for quality belong to the quality control department। जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया उसका रोल ज्यादा थोड़ा मैग्नीफाई हुआ, रोल इन्हांस हुआ और उसमें उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी बड़ी, डिस्पाइट दैट कि क्वालिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन, उनका चेकिंग, ओकेजनल चेकिंग, प्रोडिकल चेकिंग और दूसरे में काफी ज्यादा रोल था। अनदर प्रैक्टिस दैट इज ऑथेंटिकल टू मॉडर्न टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एडवर्ड डेमिंग was one of the guru of the TQM. A statistician with the U.S. Department of Agriculture and Census Bureau became a proponent of Seward's SQS methods. He later became the leader of quality movement both in Japan and United States. मैंने शुरू में बता दिया कि Deming is one of the guru of quality and he gave 14 points regarding TQM based on previous knowledge। जो statistical control की चीजें भी उसने ली और नए concepts भी दिए to a entire paradigm of the TQM, जिसमें यूजर सेटिस्फैक्शन के कॉन्सेप्ट भी थे, कुछ ट्रेनिंग के पॉइंट्स भी थे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल रैंक्स के भी थे, डिफरेंट चीजें थी इसमें। नाउ वी कम टू द स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट इरा। ये स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट इरा आ गया जो कि करंट इरा है, इसके मतलब हम बातचीत करेंगे। द प्रेजेंट क्वालिटी इरा दैट इज स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट इरा इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द प्रीसीडिंग इराज, particularly the contributions of Seward, Deming, Juran and Fingman. So many elements to previous era are incorporated into strategic quality management that the last 2 decades may be at the first appear to just a repacking of the old ideas। इसमें इस strategic quality management era में सारे के सारे concepts को evaluate किया गया और उसकी सबकी अच्छी चीजें उठाई गई और उसको एक नया concept दिया गया और forward looking vibrant concept looking towards the user satisfaction emerge हुए। There are however dramatic difference from the earlier eras। बहुत सारी चूंकि नई चीजें आई, वाइब्रेंसी आई, प्रोएक्टिव अप्रोच आई, क्वालिटी को ऑफेंसिव रोल में लाया गया, तो ये बहुत सारी पिछले इराज की निस्बत इसमें चेंज भी आई और चेंज मैनेजमेंट के इश्यूज भी इसमें एड्रेस हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप मैनेजर्स बिगेन टू व्यू क्वालिटी पॉजिटिवली एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गुड, ये कभी नहीं हुआ था कि टॉप मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे क्वालिटी को ले, एक वन ऑफ दी बिजनेस टूल के तौर पे रिव्यू करे, एंड टू एड्रेस इट इन देयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस विच आर फोकस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू। जो कस्टमर वैल्यूज या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे इन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को चूज किया, वो एक टूल बन गया फॉर द हायर मैनेजमेंट एट ए CEO लेवल।
Because quality started to attract the attention of top managers, it impacted management throughout the organization. जब टॉप मैनेजर्स की वीएन में ये शामिल हो गई, उनके प्रायोरिटीज में आ गई, तो डेफिनेटली टॉप लीडरशिप से नीचे को सारी ऑर्गेनाइजेशन को इसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया. क्वालिटी वाज नॉट जस्ट फॉर द इंस्पेक्टर्स और पीपल. वही बात कि क्वालिटी सिर्फ उस डिपार्टमेंट या इंस्पेक्शंस की नहीं थी, इट बिलोंग टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट टू वरी अबाउट इट. दिस इरा मार्क्स द एमरजेंस ऑफ न्यू पैराडाइम फॉर द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट के लिए एक नया कंसेप्ट बन गया कि द स्लोगन वाज क्वालिटी इज एवरीबॉडीज जॉब. परफेक्शन, एक्सीलेंस, क्वालिटी और वीएन के स्लोगन्स बने, जिसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंटरप्राइज का बदल के रख दिया. A number of developments were brought together and reconfigured into a new approach to management in all departments and specialists. हर डिपार्टमेंट में, हर सब डिपार्टमेंट में एक नई नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नई चीज़, नई स्टेप्स, नई वाइब्रेंसी, एक इनोवेशन लाई गई, इनर्शिया लाया गया, नया कंसेप्ट लाया गया, जिसने डिपार्टमेंट्स की आउटलुक चेंज करके रख दी. और वर्कर्स की थिंकिंग स्टाइल पे इसका बहुत असर आया. टॉप मैनेजमेंट का मिडिल मैनेजमेंट पे और वर्कर्स पे, सुपरवाइजर्स पे, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे एक नया पैराडाइम इमर्ज हुआ. अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ब्रॉट क्वालिटी इनटू द अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजर्स. बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक बिजनेस डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रॉफिट अर्निंग, इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, ये सारे फैक्टर्स थे जो कि टॉप मैनेजर्स ने क्वालिटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया. दे बिगेन टू सी अ लिंक बिटवीन लॉसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड पुअर क्वालिटी. यस, मैंने शुरू में जो बात की कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट भी एक पैरामीटर था. जब भी उनका प्रॉफिट थोड़ा आता तो दे मेक इट वन ऑफ दी, उनकी लाशोर में एक चीज आ गई, एक वन ऑफ दी प्रायोरिटी आ गई, फैक्टर टू बी एनालाइज कि हाउ वाज द क्वालिटी इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इज लेस. The forces that brought this connection to their attention include a rising of the multi-million-dollar product liability suits for defective products and constant pressure from the government on several fronts, including closer policing defects, product recalls. जब बहुत सारी चीज़ें लोगों की रिजेक्ट हुई डिफेक्टिव प्रोडक्ट के तौर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे जो मेन उनके क्लाइंट्स थे या मेन जिनको उन्होंने सर्विसेज रेंडर करनी थी, उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशनों की बड़ी, कंज्यूमर जो कस्टमर थे, कस्टमर कॉन्शियस हो गया, क्वालिटी कॉन्शियस, तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, कम्पिटिटिव एडवांटेज चेंज हुए, तो इस वजह से और क्वालिटी हाईलाइट हुई और टीक्यूएम का कंसेप्ट ज्यादा हाईलाइट हुआ. Perhaps the most salient external force was the growing market share incursion from the foreign competitors. मार्केट शेयर भी ग्रो होना शुरू हो गया और कंपिटिटर्स एट ग्लोबल लेवल भी, ग्लोबल सिटी, ग्लोबल विलेज बन गई. जब दुनिया इंटरेक्शन बन गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गया, अवेयरनेस ज्यादा होगी, उस वजह से भी ये फैक्टर ज्यादा इंप्रूव हुए. Particularly the Japanese in such diverse industries as semiconductors, automobiles, machine tools, radial tires and the consumer electronics. Japanese जो के जिनके मेजर एरियाज थे, ऑटोमोबाइल्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उन्होंने क्वालिटी को अपना वन ऑफ दी बेसिक टूल के तौर पे यूज किया और कम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे यूज किया. प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विद सुपीरियर क्वालिटी, यानी एक प्रायोरिटी बन गई. जो ये पॉइंट बहुत अहम है स्लाइड का, जरा गौर कीजिएगा काइंडली. प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विद सुपीरियर क्वालिटी, सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं की, सुपीरियर क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस की, लोअर कास्ट थोड़ी लगी एंड मोर रिलायबल डिलीवरी, ज्यादा रिलायबल डिलीवरी दी. जैपनी फर्म्स गेन्ड मार्केट शेयर एंड अचीव्ड इमेंस प्रॉफिटेबिलिटी. सो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ द जापानीज मार्केट कैप्चर्ड द वर्ल्ड, तो तीन चीजें हैं. सुपीरियर क्वालिटी फोकस उनका बहुत ज्यादा था. लोअर कास्ट विद द गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, कास्ट वाज लोअर एंड मोर रिलायबल डिलीवरी. उन्होंने इंश्योर किया कि वट एवर दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द कस्टमर दैट गोज इन टू द हैंड्स ऑफ द कस्टमर. कस्टमर सेटिस्फैक्शन को उन्होंने वन ऑफ द टूल रखा. ये उन्होंने उनका वर्ल्ड ओवर मार्केट शेयर बढ़ने की बेसिक रीजन थी. द ऑनस्लॉट ऑफ दीज इवेंट्स इन द मिड 1970s एंड 80s सीम्ड रादर सडन. कुछ बीच में 70s और 80s के इवेंट्स ने भी इसमें रोल प्ले किया. However, Japanese had been building their industrial capabilities for decades. जापानीज ने डेकेड्स के ऊपर अपनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस और कैपेबिलिटी को डेवलप किया. डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग अप्रोचेस टू क्वालिटी ग्राउंडेड इन द प्रिंसिपल टॉट इन देम बाय अमेरिकन्स आफ्टर वर्ल्ड वार II. जो वर्ल्ड वार II के बाद उन्हें ज्यादा प्रिंसिपल पे जोर किया जो कि डैमेक्स वगैरह थे. मैनेजर्स एंड थ्योरिस्ट्स हैव बीन
कैप्टिवेटेड बाय जापानीज मैनेजमेंट ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। वर्ल्ड में पिछले 2 डेकेड्स में जो क्वालिटी लीडर्स वो जापानीज बन गए हर लेवल पे, क्योंकि दे इंश्योर्ड इट और वर्ल्ड को लीड किया उन्होंने क्वालिटी के इशू। द स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट era browses a number of its elements from the developments that quality took place in Japan at the same time as the quality assurance era in the United States. जापानीज जो हैं वो TQM कंसेप्ट पे बढ़ गए थे आगे क्वालिटी लीडर्स के तौर पे, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस era somewhat behind them is the Americans. जापानीज ने लास्ट 2 डेकेड से इसको इंश्योर किया कि दे मूव अ स्टेप अहेड इन क्वालिटी देन अदर्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इरा, TQM इरा जिसको कहते हैं, अभी हम उसके मुतालिक बात करेंगे। इट इज सेड बाय A. Foster दैट क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। क्वालिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है। इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हायर इंटेंशन। ये एक्सीडेंटल नहीं अचीव की जाती जो वन टाइम अचीव कर ली। इट्स ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ द हायर इंटेंशन। हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत का नतीजा होती है। सिंसियर एफर्ट्स का नतीजा होती है। इंटेलिजेंट डायरेक्शन का नतीजा होती है। एंड स्किलफुल एग्जीक्यूशन का नतीजा होती है। इट रिप्रेजेंट्स द वाइज चॉइस ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स। जो सबसे वाइज 3 चॉइसेस होता है वो है, ये विलियम ए फोस्टर ने कहा और बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया उन्होंने क्वालिटी के मुतालिक। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, just as the definition of quality has been source of confusion, so has the definition of the TQM. Initially लोगों को TQM conceptually clear ही नहीं था कि TQM comprehension क्या है, इसको recapitulate कैसे करना है, what is its meaning. There is no consensus on what constitutes TQM. तो TQM पे overall एक consensus नहीं था कि TQM क्या चीज़ है। Almost every organization defines it differently or calls it something other than the TQM. जो कि डिफरेंट तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने गोल, अपने कनोटेशन, अपनी परसेप्शन के लिहाज से इसको इम्प्लीमेंट किया। इन द यूनाइटेड स्टेट्स TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इज ऑफन यूज्ड टू रेफर द मैनेजमेंट अप्रोचेस बीइंग डेवलप्ड इन द करंट era ऑफ स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट व्हाइल द न्यू पैराडिज्म इज इमर्जिंग। जो US वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वाले, इन्होंने स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट की era के तौर पर इसको व्यू किया। आइडियली मैनेजर्स इन द स्ट्रेटेजिक क्वालिटी मैनेजमेंट era रिगार्ड TQM as something more than a program and take it beyond all the deficiencies mentioned earlier. उसके जो मैनेजर्स थे, they review TQM as one of the program। जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सोची थी उसके एक हिस्से के तौर पे इसको लेते हैं। The word total, ये भी उसकी implication आ रही है TQM के पूरी कनोटेशन की। उसमें पहला वर्ड है total। The word total conveys the idea that all employees throughout every functions and level of an organization pursue quality. So total means, जो मैंने शुरू में बात की थी, starting from the sanitary worker till CEO, every worker who is drawing salary from that enterprise. The word quality suggests excellence in every aspect of organization. So total mean everybody, quality mean excellence. The management refers to the pursuit of quality results through a quality management process. Pursuit of quality results जो कि मैनेजमेंट उसके क्वालिटी प्रोसेस को इंश्योर करे। सो अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का तर्जुमा करें या इसको थोड़ा कंसेप्चुअली देखें, टोटल मीन एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड, क्वालिटी मीन द एक्सीलेंस, एंड मैनेजमेंट मीन द प्रोसेसेस, इट्स इम्प्रूवमेंट, ईच डे इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेसेस एंड गोइंग फॉर द बेस्ट टू बेस्ट। This begins with the strategic management processes and extends through product design, manufacturing, marketing, finance and so on. ये जो TQM है, ये जो एक्सीलेंस और टोटलिटी का कंसेप्ट है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक नहीं है। ये चलता है डिज़ाइन से, मैन्युफैक्चरिंग से, मार्केटिंग से, फिनांस से, ट्रांसपोर्टेशन से, पोस्ट जो डिलीवरी है प्रोडक्ट जो है उस पर भी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, कस्टमर लॉयल्टी से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट से कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इसने एड्रेस ना किया हो। इट इनकम्प्रेसेस येट गोज बियॉन्ड, जो मैंने बात की कि इट गोज बियॉन्ड ऑल ऑफ द अर्लियर डेफिनेशंस ऑफ क्वालिटी बाय पुलिंग देम टुगेदर इनटू अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि स्टिल इन्फिनिटी तक जाएगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सेल्फ ग्रूमिंग, ग्रोथ और हर एक जगह रन टू मैराथन रन टूवर्ड्स अचीविंग एक्सीलेंस की तरफ रन करती है। अकॉर्डिंगली TQM इज एज मच अबाउट द क्वालिटी प्रोसेस एज इट्स अबाउट क्वालिटी रिजल्ट्स और क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
दोनों को ये एड्रेस करती है। इट बिगेन विद पीपल पर्टिकुलरली मैनेजर्स, ये मैनेजर्स के साथ शुरू हुई और मैनेजर से नीचे को व्यू किया लोगों ने, मैनेजर से निचले लेवल पे ये लोग आए और उन्होंने इसको व्यू किया कि इसको कैसे देखना है। Gentlemen, we have finished the lecture 18. I'll just for your recapitulating or your just recapturing your memory, I would like to render the summary of the lecture. आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्या कुछ हमने कवर किया। दी क्वालिटी मैनेजमेंट पैराडाइम में हमने इंस्पेक्शन इरा पे गौर किया, उस पर पढ़ा, फिर हमने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इरा को देखा कि ये क्या है, उसके बाद हमने क्वालिटी एश्योरेंस इरा पे बात की, क्वालिटी एश्योरेंस इरा क्या था, फिर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इरा पे बात की ये क्या है, और उसके बाद हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट विच इज करंट इरा इस पे बात की कि ये क्या है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम बियॉन्ड लिमिट्स एंड गोस टू एवरीथिंग, और सारे डिपार्टमेंट्स कवर करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एनकम्पस करता है, एंड इट एम्बेड्स राइट फ्रॉम द सैनिटरी वर्कर्स टिल द CEO लेवल। With this, we finish our lecture 18. But before I finish my lecture, आपको पता है कि मैं हर दफ़ा आपसे कोई अच्छी चीज़ at the beginning of my lecture and at the end of my lecture जरूर शेयर करता हूँ। तो आज की जो बात है, my father gave me the greatest gift anyone could give me another person. He believed in me. ये बात करते हैं अपने वालिद की कि मेरे वालिद ने, मेरे फादर ने मुझ पे बिलीव किया, मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे फेथ दिया, जो कि बिगेस्ट गिफ्ट था। ये एक सेइंग है जिम अडवन की। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फादर हैं, अल्लाह ताला ने बाप की बहुत ज़्यादा, अल्लाह के प्यारे नबी ने बहुत ज़्यादा बाप की अजमत बताई है। माँ बाप बेसिकली दोनों की बताई है, लेकिन बाप की स्पेशली अभी पहले शेयर करूँगा मैं। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि बाप की रज़ा में रब की रज़ा है, बाप की वालिद की रज़ा में रब की रज़ा है। एक दूसरी हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है कि जो वालिद दुआ करता है अपनी औलाद के लिए, उसके और बच्चों के, उसके और रब के दरमियान कोई नहीं आता। पहली हदीस शरीफ का मफहूम मैंने आपसे शेयर किया है, बाप की रज़ा, वालिद की रज़ा, रब की रज़ा है। दूसरी हदीस शरीफ एक और का मफहूम शेयर किया है कि अल्लाह, वालिद जब दुआ करता है बच्चों के लिए, तो अल्लाह, जो वालिद है और उसकी दुआ के दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं आता, डायरेक्ट यानी वालिद साहब की दुआ अल्लाह तक जाती है। तीसरी चीज़, जिन्होंने माँ बाप को संभाला, सहारा दिया, आपको पता है उन्होंने कितनी ज़्यादा, उनकी तरफ हंस के मुस्कुरा के देखना हज अकबर के बराबर सवाब है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर कोई दिन में 100 दफ़ा अपने वालिदैन को हंस के देखे, मुस्कुरा के देखे, तो उसके मतलब क्या ख्याल है? तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह बेनियाज है। यानी इसका मीनिंग ये निकलता है कि 100 दफ़ा भी देखेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह उसका ज़रूर अजर देंगे। इसी तरह माँ है, वालदा के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी। और देखिए, इन दोनों रिश्तों को अल्लाह ने इतना सेल्फलेस बनाया है, इतना अच्छा बनाया आपके लिए कि वर्ल्ड में मैं हर दफ़ा बात करता हूँ कि एज एंटरप्रेन्योरशिप कायनात में अगर सबसे ग्रोइंग बिजनेस है तो माँ बाप की खिदमत है। अगर इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ मैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया के लिए भी, कि अल्लाह ताला उनकी दुआ के सदके हर एक को हर चीज़ वो नवाजेंगे जो हमारे माँ बाप हमारे लिए मांगेंगे, और अल्लाह भी खुश होंगे, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, एंड इट्स अ गुड एक्ट। सो लेट्स पास ऑन दिस रेजोल्यूशन एंड एक्ट ऑन दिस रेजोल्यूशन कि हम वालिदैन की फरमाबरदारी और उनकी आगे उनकी बातचीत मानने को अपना शार बनाएंगे। क्योंकि क्या है कि जी माँ बाप के सामने ऐसे रहो जैसे गुलामों की तरह हाजिर हों, खिदमत गुजारी करें उनकी, तो इस पे ज़्यादा अल्लाह ताला नवाजते हैं। दूसरा मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ माई लेक्चर इज लव द पीपल। लोगों से प्यार करें, टॉक, यूज द करेंसी ऑफ लव, यूज द लैंग्वेज ऑफ लव एंड यूज द मैसेज ऑफ लव। प्यार में बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला कभी प्यार को रायगा नहीं जाने देते। जो आप इंसानियत के लिए बगैर किसी लालच के लिए हम प्यार करते हैं, इट इज सेड लव द पीपल गॉड गेव यू, यानी जो अल्लाह ताला ने आपको लोग दिए उनसे प्यार करें, बिकॉज यू विल नीड देम बैक वन डे। क्योंकि एक दिन जब आप लोगों से, वही बात मैं अक्सर आपसे शेयर करता हूँ कि अल्लाह ताला को लोग बहुत पसंद हैं जो इंसानियत का अच्छा सोचते हैं, उसकी मखलूक़ात का अच्छा सोचते हैं, इन अदर वर्ड्स उसके कबीले का अच्छा सोचते हैं और सोर्स ऑफ कंफर्ट बनते हैं अपने अखलाकियात से, अपने प्रैक्टिकल अमल से, अपनी बातचीत से, अपनी कंडक्ट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। जो लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत पसंद करते हैं। तो जेंटलमैन, मैंने आपसे आज के लेक्चर में 3 रिक्वेस्टें की हैं। वालिदैन की खिदमत, नीयत की सफाई, इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करना,
और हर अखलाकी अमल करना जिसमें मुस्कुराहट हो, हैप्पीनेस हो, आसानी हो दूसरों के लिए, अच्छा मशवरा देना और एक अच्छे अमानतदार के तौर पे अमर होना। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सब को इन अच्छी बातों पे अमल करने वाला इंसान बना दे, हमें एक प्रैक्टिकल मुस्लिम बना दे। हम सेल्फ से शुरू कर दें, हमारी सेल्फ प्रोडक्टिविटी अल्लाह इंप्रूव कर दे, हमारी वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दे जिससे हम माँ बाप का सहारा बनते हैं, वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दे जिससे हम साफ नीयत से बेगम बच्चों को संभालें, वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दे कम्युनिटी के लिए जिससे हम कम्युनिटी के लिए अच्छा हो सके। तो मेरी आपसे दुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह से दुआ है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ पे अमल करने की हिम्मत दे, वालिदैन के लिए अच्छा सोचें। अल्लाह ताला मुझे और आपको स्वाय अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे, हमेशा अपनी ज़ात का मोहताज रखे। मेरी तरफ से आपके वालिदैन बड़ों को ख़ास सलाम और काइंडली उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला मेरा, आपका और हमेशा हमेशा हमियों नासर रखे और हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी और का मोहताज ना करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।